बड़ी खबर जोधपुर से। थर्माकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में सनसनी। जानबूझकर आग लगाने का आरोप भी लग रहा है। 4 दमकल की टीम मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। फायर चीफ संजय शर्मा ने ये जानकारी दी। बड़ी खबर इस वक्त की। तस्वीरें देखिए थर्माकोल फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है। आग की लपटें और फैक्ट्री पूरी तरह से खाक। आग लगने से इलाके में सनसनी। क्यों ये आग लगी, ये कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके अनुसार और बताया जा रहा है जानबूझकर ये आग लगाई गई है। 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, दमकल की टीम मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। जोधपुर की ये तस्वीर है, जोधपुर से तस्वीर है। लगी आग, फैक्ट्री खाक। फायर चीफ संजय शर्मा मौके पर मौजूद है, उन्होंने तमाम जानकारी दी। थर्माकोल फैक्ट्री है और थर्माकोल ने एक चिंगारी को तुरंत पकड़ा और आग ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया। थर्माकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। इनको के ये मत जलाओ, यहाँ पे क्या जला रहे हैं? ये सब इनके ये अपनी मर्जी से ये अपने आप आग लगी है। इन लोगों ने जानबूझ के लगाई है। आपने मना किया था? बिल्कुल मना किया था मैंने। इस आदमी को मैंने बिल्कुल मना किया, ये बंद करो। चंद्रशेखर मेरे से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, ये बाइट सुना रहे थे हम, जानबूझकर आग लगाने का आरोप लगा रहा था ये शख्स। कौन है ये व्यक्ति, फैक्ट्री मालिक है, कौन है और क्या जानकारी अब तक अपडेट, क्या आग पर काबू पा लिया गया है, कैसे ये आग लगी? देखिए सुमित, बात करें तो ये जो फैक्ट्री है ये बड़ागढ़ क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे जो है सुबह जो है थोड़ा जो कतरन होती है थर्माकोल की, उसको जलाया जा रहा था, जिसको लेकर क्षेत्रवासी लगातार फैक्ट्री संचालक को मना कर रहे थे कि ये फैक्ट्री के पास जो इस तरह से कचरा नहीं जलाए, इससे आग कभी भी लग सकती है। लेकिन चूंकि थर्माकोल एक केमिकल प्रोडक्ट होता है और तुरंत आग पकड़ता है और आज ये दुर्घटना हो गई, ये आग लग गई। जिसके बाद क्षेत्रवासियों में रोष है, उनका आरोप है कि जानबूझकर यहाँ पर आग लगाई गई है, जानबूझकर फैक्ट्री के पास जलाया जाता है, जिसके चलते आज आग पकड़ी है। इस फैक्ट्री के पास एक पेट्रोल पंप है, लेकिन गनीमत है कि आग को अब लगभग काबू में कर लिया गया। जो फायर चीफ संजय शर्मा उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के चलते फैक्ट्री में माल कम था, जिसके चलते आग तुरंत काबू पा ली गई और 4 दमकलों को एक साथ मौके पर लगाया गया। जी ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में भी आग का तांडव देखने को मिला। पुणे के कुरकुंभ MIDC क्षेत्र में आज अल सुबह केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। घटना में किसी के हताहत होने की भी कोई सूचना नहीं है। आग की सूचना मिलते ही मौके पर 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। आग कैसे लगी इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। बैरल जोपर्यंत खाक करणार तोपर्यंत नाही त्याला चला। और एक और बड़ी खबर बीकानेर से। बीकानेर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और ट्रेलर में भीषण भिड़ंत। कार सवार 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। तीनों पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। हादसे में SHO और 2 कांस्टेबल की मौत हुई है। जयपुर के पेमासर के पास ये हादसा हुआ है। सतवीर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतवीर, क्या जानकारी, किस तरह यह हादसा हुआ, किस जगह पर यह हादसा हुआ? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि बीकानेर में ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसके अंदर जो एक SHO और एक कांस्टेबल की मौत हो गई है। तो वहीं पर एक अन्य व्यक्ति भी इनके साथ में मौजूद था, जिसकी भी मौत हो गई है। फिलहाल घटना के बाद में जो पुलिस प्रशासन है उसमें शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं पे ये दुर्घटना जयपुर रोड के पास में पेमासर के पास ये पूरा हादसा हुआ था, जहाँ कार ब्रीजा कार के अंदर ये तीनों सवार थे और उसी दौरान ट्रेलर से इनकी टक्कर हो गई, जिसके कारण
तीनों की जो मौत है वो हो गई है। सूचना के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और जो शव है उन्हें पीबीएम अस्पताल की जो मोर्चरी है वहां पर रखवा दिए गए हैं और वहां पर अब पूरी जांच यहाँ पर की जा रही है। वहीं पर सूचना के बाद में जो पूर्व विधायक विश्वनाथ मेघवाल है वो भी मोर्चरी पहुंच गए हैं। इसके साथ ही सभी जो थाना अधिकारी हैं वो भी मौके पर मोर्चरी पहुंच गए हैं और जिस तरह से ये सड़क हादसा हुआ है उसके बाद में जो शोक की जो लहर है वो भी फैल गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूगल में ये जो महावीर प्रसाद हैं ये वहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे, तैनात थे। इसी कारण से जो पूगल के जो व्यापारी हैं उन्होंने भी अपनी एक दिन के लिए जो बाजार है वो यहाँ पर बंद कर दिया है। और फिलहाल जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है उसके बाद में क्योंकि ठीक है, शुक्रिया सतीश तमाम जानकारी के लिए। और एक और सड़क हादसा बीकानेर में ही हुआ। एक और हादसा नोखा में हादसा हुआ है। आपस में दो पिकअप टकराई, एक की मौत, 11 लोग घायल हुए हैं। पारवा गांव के पास यह हादसा हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, जांच की जा रही है। बीकानेर के नोखा में हादसा, दो पिकअप आपस में टकराई, एक व्यक्ति की मौत, 11 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पारवा गांव के पास यह हादसा हुआ है। पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। करौली के नादौती से बड़ी खबर, कार में शव मिलने से सनसनी। डॉक्टर का यह शव बताया जा रहा है। हिंडौन में कार्यरत हैं डॉक्टर महेश मीणा, जिनका यह शव बताया जा रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर अब पहुंच चुके हैं। नादौती के दलपुरा धारंगा रोड की ये घटना। धर्मेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या अपडेट? मामला नादौती के धड़ंगा गांव का है। जो डॉक्टर धड़ंगा गांव निवासी महेश मीणा है, हिंडौन के सरकारी चिकित्सालय में एनेस्थेटिक के पद पर कार्यरत थे। कल दोपहर में ये अपनी ड्यूटी करने के बाद अपने गांव के लिए आवश्यक कार्य की कहकर निकले थे और आज सुबह उनका शव धड़ंगा दलपुरा रोड पर ही एक कार में मिला है, जो कार उनकी खुद की है। सूचना पर पुलिस के अधिकारी पहुंच चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को कॉल कर दिया है। टीम के पहुंचने के बाद ही शव को जो है मोर्चरी पहुंचाया जाएगा और जब तक जो एफएसएल टीम है मामले की जांच नहीं कर ली थी तब तक अभी कुछ भी कहना असंभव है। लेकिन जो प्रथम दृष्टा जिस तरीके से लग रही है, आशंका आत्महत्या की भी हो सकती है और कुछ हत्या भी मानी जा सकती है। जी सुमित, डॉक्टर की इस शव की, इस व्यक्ति की पहचान हो गई है डॉक्टर महेश मीणा के तौर पर। इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है, पहुंच गए हैं परिजन? जी, मैं बताना चाहूंगा, चूंकि गांव के पास में ही मृतक का गांव है तो परिजन वहां से भी आ गए। साथ में उनकी पत्नी और बच्चे हिंडौन सरकारी क्वार्टर में रहते थे, उनको भी साथी चिकित्सक लेकर घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीण उनको समझाइश कर रहे हैं। साथ ही पुलिस जो घटनास्थल है वहां पर नादौती थाना अधिकारी और डीएसपी कमल प्रसाद भी मौके पर है और मामले की जांच कर रहे हैं। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र। और जोधपुर से बड़ी खबर, सेंट्रल जेल में तैनात 2 जेल प्रहरियों को गिरफ्तार किया गया है। कैदियों को मोबाइल सप्लाई करने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया है। कैदी से पूछताछ में दोनों का नाम सामने आया। रातानाड़ा पुलिस ने जेल प्रहरी कैलाश और अशोक को गिरफ्तार किया है। सेंट्रल जेल में तैनात 2 जेल प्रहरी गिरफ्तार। कैदियों को मोबाइल सप्लाई के आरोप में गिरफ्तार इन्हें किया गया है। कैदियों से जब पूछताछ की गई तो इन दोनों के नाम सामने आए। रातानाड़ा पुलिस ने जेल प्रहरी कैलाश और अशोक को गिरफ्तार कर लिया है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। तो जेल में मोबाइल कैसे पहुंचते हैं कैदियों के पास, ये अब आप समझ लीजिए। जो जेल प्रहरी जो होते हैं और जेल कर्मचारी जो होते हैं, पार्ट टाइम जॉब ये लोग जेल में रहकर कर रहे हैं। अपने संस्थान में रहकर एक अलग से ड्यूटी बजा रहे हैं, कैदियों की ड्यूटी ये बजा रहे हैं। साथ में अतिरिक्त कमाई का जरिया इन्होंने तलाश किया है जेल में रहते हुए। नायाब तरीका है ये इनका। ललित मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे दोनों जेल प्रहरी? ललित, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? बिल्कुल सुन पा रहा हूं सर। ललित, जेल प्रहरियों के नाम सामने आए जो जिनकी जेल में तैनाती थी, जिन पर जिम्मेदारी होती है कि कैदियों की सुरक्षा करे, कैदियों पर ध्यान रखा जाए, कोई भी असामाजिक तत्व अंदर ना आए,
कोई भी चीज ऐसी वस्तु अंदर ना पहुंच पाए कैदियों तक, लेकिन ये तो प्रहरी ही इस तरह की हरकतें करते हुए नजर आए। देखिए सुमित, ये बिल्कुल साफ है कि जेल में कोई चीज पहुंचती है तो उसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत साफ तौर पर सामने आती है। एक बार फिर सामने आई है तो जेल प्रहरी लगातार जेल के अंदर कैदियों को मोबाइल उपलब्ध करा रहे थे। पैसों को लेकर बड़ा खेल जेल में चल रहा है। ये पहले भी कई बात सामने आ चुकी है, चाहे नशे का सामान हो, तमाम चीजें जो है जेल प्रहरियों के बिना अंदर पहुंच नहीं सकती। तो फिलहाल एक कैदी ने खुलासा किया है, दो प्रहरियों के नाम बताए हैं पूछताछ में। उसी पूछताछ के आधार पर टाटानाडा थाना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। क्या सफाई पेश कर रहे हैं दोनों जेल कर्मचारी प्रहरी? देखिए फिलहाल दोनों से पूछताछ चल रही है, क्योंकि अभी गिरफ्तारी हुई है तो इससे कितने लंबे समय तक ये मोबाइल जेल में ले जा रहे थे, क्या क्या सामान ले जा रहे थे, पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद कुछ और खुलासे हो सकते हैं। अच्छा, इस तरह के नाम भी और सामने आ सकते हैं? अभी 2 नाम सामने आए हैं। देखिए निश्चित तौर पर अभी फिलहाल 2 नाम सामने आए हैं, इनसे पूछताछ होगी तो निश्चित तौर पर कुछ जिलों के नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा खेल है। करीब 1300 कैदी सेंट्रल जेल में बंद हैं, तो ऐसे में तमाम चीजें जो पहुंच रही है वो इनके बिना संभव नहीं है। ठीक है, शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। और पीएचईडी में भ्रष्टाचारियों पर नकेल अब कसनी शुरू हो गई है। 2 अधीक्षण अभियंताओं को नोटिस जारी कर दिए हैं। अधीक्षण अभियंता सतीश जैन को नोटिस दिया गया है। अधीक्षण अभियंता रमेश मीणा को भी नोटिस जारी किया है। घटिया पानी की टंकी के निर्माण मामले में नोटिस जारी किया है। डीसीएम डॉक्टर्स कॉलोनी में ये टंकी बनाई गई थी। दोनों एसई पर ठेकेदार से मिलीभगत के गंभीर आरोप लगे हैं। प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने नोटिस थमाया है इन दोनों को। दोनों एसई से 15 दिनों में जवाब तलब किया गया है। पीएचईडी में भ्रष्टाचारियों पर नकेल, सतीश जैन और रमेश मीणा अधीक्षण अभियंता हैं ये, और अब इन पर लगाम लगा दी गई है। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, क्या मामला है पूरा? ये एक करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट था जिसमें पानी की टंकी और उसकी सप्लाई का काम जो है करीब 4 से 5 साल पहले जो करना था, लेकिन इस टंकी का निर्माण इतना घटिया हुआ कि जो टंकी शुरू होने से पहले उसमें पानी का रिसाव शुरू हो गया। जो पाइपलाइन बिछाई गई थी उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। जो क्वालिटी थी निर्धारित थी उससे बेहद घटिया क्वालिटी के पाइप वहां पर बिछाए गए। तो इस पूरे मामले की जांच इन अधीक्षण अभियंताओं को करनी थी। चूंकि बड़ा टेंडर था तो अधीक्षण अभियंता स्तर पर इसकी जांच होनी थी, लेकिन इस पर लीपापोती कर दी गई और ठेकेदार को लाभ पहुंचाया गया, उसका भुगतान कर दिया गया। इसकी जांच के लिए कई बार प्रशासन ने लिखा लेकिन जांच नहीं हुई। अब इन दोनों अधीक्षण अभियंताओं को नोटिस जारी किए गए हैं और इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए लिखा है। क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है। 15 दिन में जवाब मांगा है दोनों अधीक्षण अभियंताओं से, और इनको इस मामले में स्पष्टीकरण नहीं देने पर इनके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई 16 सीसी के नोटिस इनके खिलाफ जारी किए जा सकते हैं। अच्छा, क्या कुछ अब तक शुरुआती जांच में सामने आया? मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं, किस तरह से इस मिलीभगत के बाद ये अपना फायदा कर रहे थे? बिल्कुल सुमित, इस मामले की जांच हुई थी, जो है विजिलेंस कमेटी द्वारा इसकी जांच की गई थी। जब इसकी शिकायत हुई थी तो जांच में ये तथ्य सामने आए थे कि जो टंकी में जो सामग्री उपयोग की गई है वो बेहद घटिया स्तर की है। टंकी का जो डोम बनाया गया है वो लीकेज हो रहा था। जब उसमें पहली बार पानी भरा था तभी वो लीकेज हो गया। उसके बाद जिन पिलरों पर टंकी खड़ी की गई थी वो पिलर गुणवत्ताहीन थे, वो कभी भी टंकी ध्वस्त हो सकती है। इसके अलावा जो पाइपलाइन बिछाई गई थी जिसमें जो तय मानक होते हैं पीएचईडी के, उनसे बहुत ही निम्न घटिया क्वालिटी के थे, और उन पाइपलाइन में भी जब पानी सप्लाई किया गया तो पाइपलाइन भी कई जगह से लीकेज आए थे। तो इन मामलों को लेकर जो अधीक्षण अभियंता है इन दोनों को इन पर कार्रवाई करनी थी। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करना था, लेकिन ब्लैकलिस्ट करने के बजाय उसको भुगतान कर दिया गया और इस पूरे मामले को लीपापोती करके बंद कर दिया गया। अब जो प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव हैं, इस मामले को उन्होंने गंभीरता से लिया है और इसके बाद इनको नोटिस जारी किए गए। ठीक है, मतलब जेल से लेकर जल तक टेबल के नीचे से अपनी जेबें भरने का काम जारी है। जोधपुर में जेल में लगे पड़े हैं कर्मचारी और यहाँ पर पीएचईडी अधीक्षण अभियंता मिलीभगत का आरोप लगा है। शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से बड़ी खबर है, निजी स्कूलों में फीस वसूली का मामला, हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई। कल सीजेआर के नॉन सिटिंग होने से ये सुनवाई टल गई थी। सरकार अधिवक्ता की अपील पर सुनवाई होगी। एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई है। एकल पीठ ने ट्यूशन फीस का 70% चार्ज करने का आदेश दिया है।
सचिन मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, आज अहम सुनवाई, कितने बजे सुनवाई होगी और क्या रहने वाला है? देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट में जो सीजन जज मानते हैं कि खंडपीठ में ये मामला सूचीबद्ध आज हुआ है। 23 नंबर पे मामला लगा है। तो एक अगर हम देखें कि पर केस के हिसाब से टाइमिंग को एडजस्ट किया जाए तो तकरीबन 11:30 बजे के बाद ही इस मामले का नंबर आ पाएगा। और मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लाखों अभिभावक हैं जो इस पे उम्मीद लगाए बैठे हैं, और उसी तरह से हजारों में स्कूल संचालक भी हैं जो भी वो भी इस पूरी जो सुनवाई है उसमें नजर बनी हुई है कि आज कोर्ट का क्या रूप रखा जाता है। क्योंकि एकल पीठ कह चुकी है कि ट्यूशन फीस का 70% आप वसूल 3 किस्तों में को चुकाना होगा। पहली जो किस्त की मियाद थी वो कल निकल चुकी है। कोर्ट से जब 28 तारीख को सुनवाई हुई थी तभी रिक्वेस्ट की गई थी कि 30 से पहले आप इसको एक अंतिम राहत दे दीजिए, अभिभावकों को रजिस्टर कर दीजिए, कुछ ऐसा रास्ता निकाल दीजिए जिससे कि कोई परेशानी ना हो। लेकिन और इसी वजह से कल कोर्ट ने 30 तारीख को इसके मामले की सुनवाई भी सूचीबद्ध की थी। लेकिन कल सीजेआर के नॉन सिटिंग होने के चलते मामले की सुनवाई नहीं हो पाएगी। आज मामले की सुनवाई होगी, किसी तरह का मैसेज नहीं है और मामला भी सूचीबद्ध है। तकरीबन 11:30 बजे के आसपास अब इस मामले में शुरुआत होगी। इसमें बहुत सारी याचिकाएं अब लग चुकी है, सरकार अपील कर चुकी है। अधिवक्ता सुनील सुंदरिया पहले ही इस मामले में अपील कर चुके हैं। इसके अलावा कई PIA लो लगी है अभिभावकों की तरफ से जिन्होंने कहा है कि हमारा भी पक्ष सुना जाए। इसके साथ ही ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को लेकर एक PIA इसके साथ में क्लब हो गई है शशांक अग्रवाल की, जिसमें कहा गया है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो रेगुलेशन 6 एक्ट में आती ही नहीं है, उसमें ऑनलाइन क्लासेस कैसे कराई जा रही है। जिन लोगों ने फीस जमा नहीं करवाई होगी उनका क्या होगा? देखिए, एकल पीठ का आदेश साफ है कि अगर फीस जमा नहीं करवाइए तो आप नाम नहीं काट सकते, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से वंचित कर सकते हैं। अब ये स्कूल के ऊपर है कि वो ऐसे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू करता है या नहीं करता, लेकिन एकल पीठ का आदेश है और वो यही कहता है कि अगर फीस की पहले फीस जमा नहीं होती है तो स्कूल चाहे तो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से वंचित कर सकता है, लेकिन किसी बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा। और आज ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं कोर्ट में उठेगा और कोर्ट से मांग की जाएगी कि जिन बच्चों संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। आज अगर कोई फैसला आता है तो उसके बाद तो फीस जमा करानी होगी। देखिए, अगर राहत नहीं मिलती है तो एकल पीठ का आदेश लागू रहेगा, और अगर राहत मिल जाती है, कोई अंतरिम राहत मिल जाती है, अंतरिम हो सकता है कि स्टे हो जाए या कोई मियाद बढ़ा दी जाए अभिभावकों के लिए, तो अब ये सब कुछ फैसले पर डिपेंड करेगा। ठीक है, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। पर्यावरण मंत्रियों की आज बैठक होनी है, अहम बैठक है ये। दिल्ली हरियाणा पराली को लेकर ये बैठक होनी है। दिल्ली हरियाणा पंजाब के मंत्री इस बैठक में मौजूद होंगे। राजस्थान और यूपी के मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर से चर्चा होगी। पराली जलने से उत्पन्न प्रदूषण पर चर्चा की जाएगी। पराली जलने से जो प्रदूषण हो रहा था उस पर सरकार काफी सालों से गंभीर है और अब इसको लेकर एक अहम बैठक आज होने जा रही है। विनीत मेरे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनीत, पराली से उत्पन्न प्रदूषण को लेकर काफी सालों से चर्चाएं होती रही हैं और मंथन होता रहा है, लेकिन आज एक अहम बैठक, कितने बजे बैठक शुरू होगी, क्या जानकारी विनीत? जी सुमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 11 बजे पर्यावरण मंत्रियों की बैठक शुरू होगी, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बैठक को चेयर करेंगे। इसके साथ ही साथ 5 राज्यों के जो पर्यावरण मंत्री है वो इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ संबद्ध अधिकारी भी जो है वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। ऑनलाइन माध्यम से यह बैठक होगी और बैठक के एजेंडे में है कि दिल्ली की सर्दियों के मौसम में दिल्ली और NCR में जो घना कोहरा आ जाता है, जिसका मुख्य कारण पराली माना जा रहा है, उस पर चर्चा होगी कि आखिरकार कैसे सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम में दिल्ली NCR में जो प्रदूषण के कारण कोहरा जम रहा है उस पर नियंत्रण में किया जा सके। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर जब हमने प्रकाश जावड़ेकर से बात की थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि एक पराली तो एक समस्या है ही, साथ ही साथ जो अन्य में समस्याएं हैं उस पर भी नियंत्रण पाया जा रहा है और केंद्र सरकार जो है वो लगातार कोशिश कर रही है। उन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की बात की, जिसे कहा कि दिल्ली में और NCR में लगभग 60,000 गाड़ियां जो है वो प्रतिदिन में नहीं आ रही है, जिससे प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। साथ ही साथ BS6 अपनाने से भी लोगों को फायदा हुआ है। कंस्ट्रक्शन के काम। ठीक है, शुक्रिया विनीत तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है, बारा से 12 में 2 नाबालिग बहनों से गैंग रेप किया गया। बहला फुसलाकर रेप का आरोप लगा है। कोटा, जयपुर, अजमेर तक ये आरोपी इन दोनों बहनों को, दोनों पीड़िताओं को ले गए थे। आरोपियों ने धमकी दी मां बाप को जान से मारने की। इसके बाद परिजनों ने इंसाफ की गुहार अब लगाई है।
2 मासूम नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप का बाना से मामला सामने आया है। पुलिस इस पूरे मामले पर बोलने से बच रही है। आरोपियों ने दोनों नाबालिग बहनों को कोटा, जयपुर और अजमेर तक ले गए थे, जहां 3 दिनों तक उनका गैंगरेप किया गया। आरोपियों ने लड़कियों को पुलिस के सामने कुछ ना बोलने की धमकी भी दी है। मतलब जो लेके गए थे ना, हमें चौक नहीं था और जबरदस्ती लेके गए थे। और फिर है ना, वो जैसे खाना वो जल जाते थे ना, वो धो ही जाते थे। और वहाँ से कुछ लेके आते थे जो खिलाते हमें। फिर हमें कुछ होश नहीं रहता था, क्या करते थे क्या नहीं करते, ऐसे पता नहीं। और मैं जानती हूँ उनको कौन है। तो सुबह उठा मैं 5 बजे, तो लड़की कमरे में नहीं थी चाय बनाने के लिए। आवाज लगाई तो कुंडी भी बजाई तो नहीं। फिर मेरे बड़े लड़के से बोला मैंने, उनकी लड़कियां किधर गई, तो इधर उधर देखा। फिर 6 बजे में महिला थाने में गया रिपोर्ट कराने, तो वहाँ बहुत देर में हमारी सुनाई करी। 9 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं करी थी। फिर उसके बाद कार्रवाई करी। उसके पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान जारी है और तफ्तीश चल रही है। जो भी साक्ष्य आने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर एसपी डॉक्टर रवि सबरवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपों का खंडन किया। 164 के बयान में लड़कियों ने नहीं कही रेप की बात। मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात बताई। और उसके बाद अगले दिन इनके पिताजी ने महिला थाने में आके रिपोर्ट दी, जिस पर इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर कर ली हमने 363 उसमें 34 में, जिसमें पिताजी ने जिन 2 लड़कों के शक के आधार पर नाम लिखाया था उनको हमने वेरीफाई किया। और 3 दिन के बाद इन लड़कियों को बड़ी मशक्कत के बाद हमने कोटा से दस्तयाब किया। लड़कियों को वापस उनके परिवारजनों से मिलाया गया और परिवारजनों से मिलाने के बाद सखी केंद्र में उनको एक इंडिपेंडेंट एटमॉस्फेयर में रहने के लिए उनको भिजवा दिया गया। साथ ही साथ 3 विदेशी महिलाओं से रेप के मामले में जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसके बारे में जानकर पुलिस हैरान है। आप भी जब उसके बारे में सुनेंगे तो कहेंगे, अरे बाबा रे बाबा। ई कॉमर्स का धंधा, दिल्ली में 3 विदेशी महिलाओं से संपर्क, जयपुर में बुलाकर रेप और मुंबई से गिरफ्तारी। ये पूरी कहानी है इस शख्स की। पुलिस के साथ चल रहे इस शख्स को देखिए। चाल ढाल इसकी सीरत बताने के लिए काफी है। पहनावा और कपड़े देखकर आप सही पकड़ रहे हैं। जी हाँ, ये अपने आप को बाबा ही कहता है, लेकिन इसकी करतूत पापियों वाली है। पुलिस के अनुसार इसने जयपुर में 3 महिलाओं का रेप किया है। पुलिस के अनुसार ये सीरियल रेपिस्ट है। पुलिस के अनुसार ये 12 भाषाओं का जानकार है। बाबा की शक्ल सूरत वाले इस शख्स को देखकर कोई नहीं कच्चा खा सकता है, लेकिन दिल्ली घूमने आई 3 विदेशी महिला तो इसकी बातों में फंस गई और इसके बुलावे पर जयपुर भी पहुंच गई। और फिर इस शख्स ने मौके का फायदा उठाया और तीनों के साथ बारी बारी से सदर बाजार इलाके के होटल में रेप किया। एक युवती है जो कि पुर्तगाल की रहने वाली है, उसके साथ रेप किया है। हमारे पास एफआईआर आई और हमने उसको दर्ज किया और दर्ज करने के बाद में आरोपी को हमने तलाश किया। एफआईआर दर्ज करने के बाद में हमें पता लगा कि उसने न केवल हमारे यहाँ पे एक एफआईआर दर्ज हुई है, उसके अलावा विधायकपुरी थाना इलाके में भी एक युवती के साथ उसी युवक ने रेप किया है और उसकी भी एफआईआर बिना नंबरी करोल बाग दिल्ली के अंदर दर्ज हुई। और एक करोल बाग दिल्ली के अंदर ही एक वहाँ किसी होटल के अंदर किसी अन्य युवती के साथ रेप करने का प्रकरण भी वहाँ दर्ज हुआ। ये तथाकथित बाबा अपने फन में माहिर यूं ही नहीं है। पुलिस के अनुसार ये शख्स 12 से अधिक भाषाओं का जानकार है, जिसके सहारे ये अपने शिकार को फंसाता है और फिर रेप करता है। अब जरा इस तथाकथित बाबा के बारे में भी जान लीजिए। नाम रूपन चटर्जी,
निवासी कोलकाता, धंधा ई कॉमर्स। पुलिस के मुताबिक पीड़ित विदेशी युवतियों ने दिल्ली लौटकर 17 सितंबर को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। फिर दिल्ली पुलिस ने 0 नंबर एफआईआर काटकर जयपुर के सदर थाने भेज दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे मुंबई से गिरफ्तार किया। उसने जबकि फेक आईडी वगैरह यूज कर रखे थे, फिर भी हमारी टीम ने उसको तलाश किया और मुंबई से उसको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद में हम थाने पे लाए और उससे पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी रूपन चटर्जी के खिलाफ इससे पहले भी जयपुर के विधायकपुर और दिल्ली करोल बाग थाने में विदेशी महिलाओं से दुष्कर्म के 2 मामले दर्ज हैं। अभी तक पूछताछ में आरोपी ने जो कुछ बताया है उसके अनुसार ये कोलकाता के अलावा कहीं स्थायी तौर पर नहीं टिकता था। ये होटल लॉज में रहता था और अपना काम कर दूसरे शहर निकल जाता था। न्यूज 18 के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे अलवर में 2 पुलिस का गड़बड़ झाला।